दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा और जम्मू विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चुनाव परिणाम आए हैं उन चुनाव परिणाम के बारे में। दोस्तों जैसे ही 5 अक्टूबर का दिन शाम को 7 बजते हैं उसके बाद में तमाम जो न्यूज एजेंसियां हैं वो अपने एग्जिट पोल लेकर के सामने आती हैं। दोस्तों अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग एग्जिट पोल सामने लाए जाते हैं और जिसमें एक बात जो सब में कॉमन होती है वो ये होती है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों जिस प्रकार के चुनाव प्रचार हरियाणा में चल रहे थे, जिस प्रकार से राजनीतिक तस्वीर निकल करके हरियाणा की आ रही थी चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब न हो पाए और इसकी पुष्टि कर रहे थे तमाम एग्जिट पोल्स। लेकिन आज का जो दिन था अपने आप में बहुत ही अद्भुत दिन रहा, क्योंकि जब सुबह के 8 बजे मतगणना स्टार्ट होती है अलग अलग मतगणना केंद्रों पर, तो शुरुआत के जो आंकड़े आते हैं उससे ऐसा जाहिर होता है कि जो एग्जिट पोल ने अंदाजा लगाया था आंकड़े उसी की राह पर निकल करके सामने आ रहे हैं। शुरुआत के 1 घंटे की बात करें तो शुरुआत के 1 घंटे में कांग्रेस पार्टी रुझानों में 74 सीटों तक पहुंच चुकी थी, यानी 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा था उससे ही कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही थी। शुरुआत के आंकड़ों को देख करके कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कार्यालयों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता हो, सबने जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया। हरियाणा की जलेबी की पहचान पूरे विश्व में है। सब लोग जलेबी ले लेकर के सड़कों पर आने लगे, कैमरों के सामने आने लगे, ढोल बजने लगे, जश्न मनाया जाने लगा और लाजमी भी था, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को लेकर के कयास पूरे देश भर में लगाए जा रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, और उसी के अनुरूप शुरुआत के जो रुझान थे वो आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पूरा जो नजारा था वो बदल जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि शुरुआत के 1 घंटे की मतगणना के बाद में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कमबैक करना शुरू कर देती है और जिस तरह से कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़ी थी, ऊपर गई थी, वही कांग्रेस उन्हीं रुझानों में लगातार घटते हुए नजर आती है। जब भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बढ़त बना लेती है तो किसी भी चैनल पर बैठे व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सुबह से हर चैनल पर 5-5, 10-10 लोगों के पैनल बिठा रखे थे जो इस चुनाव पर अपना विश्लेषण कर रहे थे, हरियाणा की राजनीति पर विश्लेषण कर रहे थे। विश्लेषण पिछले 10 सरकार की भाजपा की सरकार पर कर रहे थे। लेकिन जब भाजपा कांग्रेस से आगे जाती है तो एक बार की किसी को विश्वास नहीं होता। सब ये कहते हैं कि ये शुरुआत के रुझान है, हो सकता है थोड़ी देर इंतजार करिए, कांग्रेस पुनः कमबैक करेगी। लेकिन दोपहर तक जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आती है। और आज देखा ये अमूमन पैनल जो होते हैं वो थोड़े निष्पक्ष प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन आज जिस तरह का पैनलिस्ट हमने देखा अलग अलग न्यूज प्लेटफार्मों पर, उनकी बातचीत से, उनके लहजे से, उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वो ठान चुके थे अपने दिल में कहीं न कहीं कि सरकार तो कांग्रेस की बन चुकी है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये नतीजे किस प्रकार से आ रहे हैं। दोस्तों हरियाणा की राजनीति को देखें तो हरियाणा की राजनीति बाकी देश की राजनीति से बहुत अलग रही है, हमेशा से, आज से नहीं। जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है, ये राजनीति में जो आया राम और गया राम की जो कहावत प्रचलित हुई है, यह भी हरियाणा से ही निकल करके पूरे देश भर में प्रचलित हुई है। क्योंकि गया राम नाम के जो विधायक थे वो एक ही दिन में 5 बार पार्टी बदल लेते हैं, तब जाकर के ये कहावत देश के सामने प्रचलित हुई थी। इसी चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, कभी कांग्रेस कमेटी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर भाजपा में लौटते हैं और भाजपा का जम करके चुनाव प्रचार भी करते हैं इसी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। और जब चुनाव प्रचार का लास्ट दिन होता है 12 बजे तक वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं और 12 बजे के बाद में वो कांग्रेस पार्टी के मंच पर आकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार की राजनीति यहाँ हरियाणा में रही है। शुरुआती दौर के हरियाणा की राजनीति को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कभी भी स्थिरता हरियाणा की राजनीति में रही नहीं है। चाहे चौधरी देवीलाल का दौर हो, चाहे चौधरी बंसीलाल का दौर हो या फिर भजनलाल बिश्नोई का दौर हो, सब में अस्थिरता रही है। लेकिन धीरे धीरे जब देश की राजनीति मजबूत होती गई, देश में स्थिर सरकारें बनने लगी, तो हरियाणा भी उसी राह पर चल निकला। हम सब सुनते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब अगर
अगर इस तरह सरकार रही होती तो वो 25 साल तक मुख्यमंत्री रहते, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला महज 4-4.5 साल तक ही मुख्यमंत्री रहे। कभी वो 10 दिन की सरकार चला पाए, कभी 5 दिन की चला पाए, कभी 2 महीने की चला पाए, यानी सरकारें बनती, समर्थन लेती और फिर गिर जाती। इस प्रकार की राजनीति हरियाणा की रही है। एक पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, बड़े शानदार तरीके से हरियाणा की राजनीति को उसमें समझाया गया है। तो दोस्तों अब पुनः लौटते हैं आज के विधानसभा चुनाव पर। दोस्तों 2014 का वो दौर आपको याद होगा जिस दौर में प्रधानमंत्री मोदी आकाश में सूरज की भांति राजनीति में चमक रहे थे। पूरे देश भर में मोदी के नाम की आंधी चल रही थी, पूरे देश भर में मोदी के नाम की चर्चा हो रही थी। गांव हो, गली हो, ग्वाड़ हो, ढाणी हो, कहीं भी जाओ सबके मुंह पर एक नाम था, वो था मोदी। और उस दौर में 2014 के दौर में जब लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई, क्योंकि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव के 2-4 महीने बाद में होते हैं। उस समय जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार बन रही थी वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहे थे। हरियाणा में चुनाव हुए, सरकार बनी, 47 सीट यानी एक सामान्य बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना पाई। उसके बाद 19 का चुनाव, उसके बाद में 24 का चुनाव। अब लोग बात ये कर रहे हैं कि जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी के चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, उस दौर में भाजपा इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में नहीं आई जैसा कि परिणाम इस बार के चुनाव में निकल करके आया है। जब से मोदी सरकार 3 कृषि कानून बिल लेकर के आई और उसके बाद में पंजाब और हरियाणा से जो कृषि कानून के खिलाफ जो किसान निकल करके दिल्ली की ओर कूच किए, उसके बाद में इन दोनों ही राज्यों में कहते हैं कि भाजपा कमजोर पड़ी है, लोगों का मानना है। उसके बाद में जवानों के जो अग्निवीर स्कीम आई सेना में, उसका भी जम करके यहाँ के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में पहलवानों के मुद्दे जो रहे उनका भी राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि बड़ा नुकसान उन मामलों में उठाना पड़ा। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आज निकल करके आए तो उनमें से किसी भी मामले की छाया हमें इन चुनाव परिणाम पर देखने को नहीं मिली। हरियाणा जाट लैंड की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। हरियाणा की राजनीति जाट समाज के इर्द गिर्द हमेशा से रही है। हरियाणा में 2 धुरी राजनीतिक तौर पर समांतर चलती हैं। एक है जाट राजनीति, दूसरी है गैर जाट राजनीति। शुरुआत के दौर में जब जाट राजनीति अपने आप में बहुत हावी थी तो उस समय अलग अलग जाट राजनीति से बड़े नेता उठने लगे, उभरने लगे। तो उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपने ही समाज के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकाई। लेकिन 1967 के बाद में आदमपुर से चौधरी भजनलाल बिश्नोई चुनाव जीत करके आए और जिस तरह से चौधरी देवीलाल, उसके बाद में दूसरी जो राजनीति थी गैर जाटों की राजनीति, जिसको भजनलाल बिश्नोई ने हवा दी, जिसको भजनलाल बिश्नोई ने समेटा, इस जाट राजनीति के समांतर में उस राजनीति को वो लगातार आगे बढ़ाते गए। 2 तरह के वोट वहां हैं। एक तो वो हैं जो जाट समाज के लोग हैं, जाट समाज की राजनीति की बात करते हैं, जाट समाज के व्यक्ति को वोट करते हैं, यानी कि वो अपने चौधर बचा करके रखना चाहते हैं। और दूसरे वो हैं जो गैर जाट की राजनीति है उसको हवा देना चाहते हैं। दोस्तों हरियाणा हो या राजस्थान हो, जो ये हमारे राज्य हैं, इनमें एक बात चुनाव प्रचार के दौरान कॉमन कही जाती है कि 36 ही बिरादरी के लोग, जो आज अलग अलग न्यूज चैनल पर जो पैनल बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जिस 36 बिरादरी की बात नेता लोग करते हैं राजनीति में, आज इस प्रकार के परिणाम को देख करके ऐसा लगता है कि 35 बिरादरी एक तरफ रही, 36वीं बिरादरी एक तरफ रही। उनका मानना था कि जाट समाज ने तो भरपूर सहयोग किया कांग्रेस पार्टी का, जाट समाज ने अपनी ओर से पूरा योगदान दिया कांग्रेस पार्टी की सरकार को राज्य में लाने के लिए, लेकिन जिस तरह जाटों ने एकता दिखाई उसी तरह जो बाकी की 35 बिरादरी थी वो कहीं न कहीं एक छत्र के नीचे आ गई, वो एकजुट हो गई और उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया उसी की बदौलत इस प्रकार के चुनाव परिणाम संभव हो पाए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार के पैनलिस्टों की बात निकल करके सामने आ रही थी उससे एक बात तो तय है कि इस चुनाव परिणाम पर आने वाले कई दिनों तक बातें की जाएगी, राजनीति होगी, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि सब मान बैठे थे, चाहे मीडिया हाउसेस के लोग हो या कोई अन्य, इस बार कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बनाने वाली है। सीटों के मामलों में उनकी अलग अलग राय थी, कोई 40 बता रहा
था, कोई 45 बता रहा था, कोई 50 बता रहा था, कोई 60 भी बता रहा था। लेकिन एक स्वर में सभी यह कह रहे थे कि राज्य में 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। कोई भी बंदा यह कहने को तैयार नहीं था कि भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी। इनकी बातों में दम भी नजर आता है, क्योंकि जब चुनाव सर पर थे उसके बाद में अचानक से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन करती है। मनोहर लाल खट्टर जो पिछले 9.5 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटा करके नायाब सैनी के रूप में नए मुख्यमंत्री लेकर के आती हैं। तो कहीं न कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 सालों में भाजपा के खिलाफ डेवलप हुई थी, उसे कम करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया गया था। लेकिन इस चुनाव में इन नतीजों को देख करके ऐसा लगता है कि जो चुनाव था वो ना तो एंटी इनकम्बेंसी पर टिका हुआ था, ना किसी अन्य मुद्दों पर टिका हुआ था। वो चुनाव इन सबसे ऊपर उठ गया था, क्योंकि किसानों की बात जब होती है तो बड़े जमींदार हरियाणा में जाट समाज के लोग हैं, बड़ी जमीनें हैं जाट समाज की। कहते किसान तो अन्य भी हैं, लेकिन अन्यों के पास में जो जमीन है वो बहुत कम है। और जो पहलवान तबका है, चाहे आप किसी भी पहलवान को उठा करके देख लीजिए, वो इसी समाज से संबंध रखता है। और जब ये समाज इस तरह से किसानी के तौर पर हरियाणा में मजबूत हैं, पहलवानी के तौर पर मजबूत हैं, और जो किसान नहीं बनता है, जो पहलवान नहीं बनता है, क्योंकि ये जज्बे वाला समाज है, तो इसके दिल में होती है कि चलो सेना पर जाकर के सेना में शामिल हुआ जाए, देश की रक्षा की जाए। तो जो जवानों के मुद्दे हरियाणा में चले वो भी इसी समाज से जुड़े हुए मुद्दे थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो राजनीतिक पैनल विश्लेषण कर रहे थे उनकी बातें आपको बता रहा हूं। उनका मानना था कि जो 3 बड़े मुद्दों पर यह हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, और तीनों ही बड़े मुद्दे कहीं न कहीं एक समाज से जुड़े हुए थे, एक बिरादरी से जुड़े हुए थे। इसी चीज ने भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। आपको बता दें कि भाजपा पिछले 10 सालों में हरियाणा में सरकार में है। बनाने को तो ये जाट को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। और इस बार भी जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो भाजपा की ओर से ये वादा था, ये दावा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो मूल ओबीसी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया जाएगा। जैसे नायाब सैनी मूल ओबीसी के हैं, क्या इस बार भी नायाब सैनी की सरकार बदलेगी, या फिर नायाब सैनी जिन्होंने 6 महीनों में एक बेहतर परिणाम निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। दोस्तों, इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से, जिस तेज गति से दुष्यंत चौटाला निकल करके सामने आए, 2019 की जो भाजपा की सरकार बनी उसमें अहम किरदार जो किसी व्यक्ति का था, किसी राजनेता का था, वो थे दुष्यंत चौटाला। क्योंकि भाजपा के पास स्पष्ट जनादेश नहीं था और बिना दुष्यंत चौटाला के साथ आए भाजपा सरकार नहीं बना सकती थी। दुष्यंत चौटाला साथ आते हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, और 5 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर जेजेपी के उम्मीदवार मामूली अंतर से हारे थे। वो दुष्यंत चौटाला, चाहे उनके भाई हो दिग्विजय चौटाला, वो सब बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। जिस इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ये दावा कर रहे थे कि बिना उनके इस बार सरकार नहीं बनेगी, आईएनएलडी कम से कम 20 से 25 सीट जीत पाने में कामयाब होगी। लेकिन अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उनमें आईएनएलडी महज 2 सीट जीत पाने में कामयाब हुई है, जिसमें एक अभय सिंह के बेटे अर्जुन चौटाला है और दूसरे चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल के बेटे आदित्य चौटाला है। अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 32 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, आईएनएलडी जिसने 2 सीट जीत ली है, जेजेपी का खाता खुला नहीं है, अन्य के खातों में 3 सीट गई है। दोस्तों, 39.90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और कांग्रेस को जो मत मिले हैं आंकड़ा है 39.7%। दोस्तों, अगर बात करें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर दर्ज की है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 29 सीट जीत पाने में कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोल लिया है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत पाने में कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी ने 3 सीटें इस चुनाव में जीती हैं। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीटें जीती हैं और 7 जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, ये था जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।